उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आता है सेक्शन 194IA, जो भी आपको प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। जब कोई भी प्रॉपर्टी परचेज की जाती है तो एक जो है सेलर होता है और एक बायर होता है। बायर के द्वारा सेलर को क्या की जाती है, पेमेंट की जाती है। तो हमेशा ध्यान रखें टीडीएस की लायबिलिटी किस पर आती है, जो पेमेंट करने वाला होता है। तो बायर क्या है, टीडीएस जो पेमेंट करने वाला है, तो टीडीएस की लायबिलिटी किस पर आएगी, बायर पर आएगी। तो कहा गया कि अगर कोई प्रॉपर्टी की सेल परचेज की जाती है और उसके अंदर जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो 50 लाख रुपए से ज्यादा है, तो ऐसे में टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा एट द रेट ऑफ 1% बाय द बायर ऑफ द सेलर। और 1% का टीडीएस डिडक्ट करने के बाद बायर क्या करेगा, बायर जो है उस टीडीएस को सेंट्रल गवर्नमेंट अकाउंट में डिपॉजिट करेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसके सेलर के फॉर्म 26AS में उसको अपडेट करेगी। मान लीजिए यहां पर 50 लाख रुपए की प्रॉपर्टी बेची गई, तो यहां पर 49,500 रुपए की पेमेंट की जाएगी मिस्टर एक्स को और 50,000 रुपए की पेमेंट की जाएगी जो है गवर्नमेंट को। अगेन हमने देखा सेक्शन 194M के अंदर एक स्पेशल प्रोसीजर दिया गया। तो यहां पर मान लीजिए बायर जो है मिस्टर वाई जो है सैलरीड क्लास पर्सन है और उनके पास कोई टीडीएस नंबर ही नहीं है, तो ऐसे में क्या होगा, तो इनको स्पेशल प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। ये क्या करेंगे, ये कोई टीडीएस नंबर नहीं लेंगे, ये कोई टीडीएस रिटर्न फाइल नहीं करेंगे, ये क्या करेंगे, एक चालान कम रिटर्न के जरिए जो है पेमेंट करेंगे गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट जो है उसी के बेस पर अपडेट करेगी फॉर्म 26AS के अंदर। इसको भी हम प्रैक्टिकली वर्कशॉप के अंदर देखेंगे कि सेक्शन 194IA का टीडीएस आप कैसे डिपॉजिट कराते हैं। ध्यान क्या रखना है, जब भी कोई प्रॉपर्टी सेल परचेज होती है और 50 लाख रुपए से ज्यादा की वैल्यू है, तो बायर जो है पेमेंट करेगा, वो टीडीएस डिडक्ट करने के बाद पेमेंट करेगा एट द रेट ऑफ 1%। उसके बाद यहां पर बताया गया कि अगर कोई एग्रीकल्चर लैंड है और जो सिचुएटेड है रूरल एरिया के अंदर, वो अगर बेची जाती है उस पर टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगा बायर। जब हमने कैपिटल गेन हेड को डिस्कस किया था तो वहां पर हमने देखा था रूरल एरिया के अंदर अगर कोई एसेट होती है तो वो क्या नहीं मानी जाती, वो जो है कैपिटल एसेट नहीं मानी जाती। तो रूरल एरिया के अंदर अगर कोई एग्रीकल्चर लैंड बेची गई है तो दो कंडीशन होनी जरूरी है, रूरल एरिया होना जरूरी है और एग्रीकल्चर लैंड होनी जरूरी है। अगर ये दोनों कंडीशन पूरी हो जाती है तो बायर जो है वो पूरी की पूरी 50 लाख की पेमेंट मिस्टर एक्स को करेगा, कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगा। उसके बाद एक सेक्शन लाया गया सेक्शन 194IB। ये भी एक स्पेशल सेक्शन है, स्पेशल प्रोसीजर इसके अंदर फॉलो किया जाता है। अभी तक हमने स्पेशल प्रोसीजर वाले दो सेक्शन रीड किए, सेक्शन 194M और सेक्शन 194IA। ये जो सेक्शन है सेक्शन 194IB, पेमेंट ऑन ट्रांसफर ऑफ सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर लैंड। अगर आप कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं जो एग्रीकल्चर लैंड नहीं है, तो ऐसे केस में क्या करना होगा, 5% का टीडीएस डिडक्ट करना होगा। क्या होता है पेमेंट्स ऑन ट्रांसफर, ट्रांसफर का मतलब यहां पर जो है रेंट से है। ये मिस्टर एक्स है, इनके पास क्या है, एक ऑफिस है। ये ऑफिस जो है मिस्टर वाई को दिया जाता है। अब मिस्टर वाई को जो ऑफिस दिया गया इसके लिए जो है 50,000 रुपए की पेमेंट पर मंथ इनसे चार्ज की जाती है, रेंटल वैल्यू। अब मिस्टर वाई जो है वो बिजनेस नहीं करते हैं या कोई प्रोफेशन भी रन नहीं करते हैं। ये जो ऑफिस इन्होंने लिया ये अपने पर्सनल पर्पज के लिए लिया। अब हमने देखा कि जब हमने सेक्शन 194I को डिस्कस किया तो वहां पर हमने देखा कि पर्सनल पर्पज के लिए अगर कोई रेंट पे किया जाता है तो वो सेक्शन 194I में कवर नहीं होता। तो यहां पर कहा गया कि अगर पर्सनल पर्पज के लिए आप रेंट पे करते हैं तो आपको सेक्शन 194IB के तहत टीडीएस डिडक्ट करना होगा। अब पेमेंट करने वाला कौन है, टेनेंट मिस्टर वाई, और ओनर कौन है, रेसिपिएंट कौन है, मिस्टर एक्स। टीडीएस की लायबिलिटी किस पर आती है, जो पेमेंट करने वाला होता है, पेमेंट करने वाला है मिस्टर वाई। तो कहा गया एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति, बीइंग एन इंडिविजुअल और एचयूएफ रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग टू ए रेजिडेंट एनी इनकम बाय वे ऑफ रेंट। तो अगर कोई रेंट पे किया जा रहा है एक्सीडिंग ₹50,000 फॉर द मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, शैल डिडक्ट टीडीएस एट द रेट ऑफ 5%। तो क्या होगा,
5% का टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। The income tax referred to in section 1 shall be deducted on such income at the time of credit of rent for the last month of the previous year of the last month of tenancy if the property is vacated during the year। तो यहां पर कहा गया कि ये जो 5% का टीडीएस डिडक्ट करना है, ये साल के अंत में जाकर आप एक साथ डिडक्ट कर सकते हैं। 50,000 इंटू 12, 6 लाख रुपए। तो 6 लाख रुपए का साल भर में रेंट पे किया जाना है मिस्टर वाई के द्वारा मिस्टर एक्स को। तो मिस्टर एक्स हर महीने जो है टीडीएस डिडक्ट नहीं करेंगे, वो सिर्फ साल के अंत में जाकर एक बार 5% का टीडीएस डिडक्ट कर लेंगे। दैट इज 6 लाख इंटू 5%, दैट इज 30,000 रुपीज। 30,000 रुपए की पेमेंट कर दी जाएगी गवर्नमेंट को, और जो है 50,000 हर महीने जो है मिस्टर एक्स को पे कर दिए जाएंगे। लेकिन मार्च महीने के लिए 50,000 माइनस 30,000 का टीडीएस 20,000 रुपए की पेमेंट की जाएगी मिस्टर एक्स को। अप्रैल से लेकर फरवरी तक जो है 50,000 रुपए महीने की पेमेंट होगी, और मार्च के लिए जो है 20,000 रुपए की पेमेंट की जाएगी, क्योंकि यहां पर 30,000 रुपए का टैक्स डिडक्ट कर लिया गया है। और अगेन ये एक स्पेशल प्रोसीजर है, इसके अंदर मिस्टर वाई को जो है अलग से टीडीएस नंबर लेने की जरूरत नहीं है। मिस्टर वाई जो है सिंपली अपने पैन नंबर के बेस पर एक चालान कम रिटर्न फाइल करेंगे, चालान कम रिटर्न फाइल करेंगे, और उसके अंदर जो है टीडीएस की पेमेंट करेंगे, और उसी के बेस पर गवर्नमेंट जो है मिस्टर एक्स के फॉर्म 26AS के अंदर रिफ्लेक्ट करेगी, अपडेट करेगी कि मिस्टर वाई ने आपको इतना रेंट पे किया है, सेक्शन 194 IB के तहत इतना उस पर टीडीएस डिडक्ट किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर बिजनेस पर्पस के लिए रेंट पे होता है तो वो आप सेक्शन 194I के तहत कवर करेंगे, और अगर पर्सनल पर्पस के लिए रेंट पे कर रहे हैं तो वो आप सेक्शन 194IB के तहत कवर करेंगे। तो पेमेंट ऑफ रेंट के रिगार्डिंग आपको देखना है कि अगर अदर देन इंडिविजुअल और एचयूएफ, इनके अलावा और कोई है, कौन हो सकता है, कंपनी हो सकती है, पार्टनरशिप फर्म हो सकती है, तो क्या होगा, टीडीएस डिडक्ट होगा एट द रेट ऑफ 10% अंडर सेक्शन 194I, जहां पर 2,40,000 रुपए तक की लिमिट दी गई है। और यहां पर इन केस ऑफ इंडिविजुअल और एचयूएफ बताया गया कि अगर जो है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपकी जो टर्नओवर है सेक्शन 44AB के तहत 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है, तो आप करंट ईयर में क्या चेक करेंगे, सेक्शन 194IB की एप्लीकेबिलिटी चेक करेंगे। अगर 2,40,000 से ज्यादा की पेमेंट है और पिछले साल में टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है, 50 लाख से ज्यादा है इन केस ऑफ प्रोफेशन, तो आप टीडीएस डिडक्ट करेंगे अंडर सेक्शन 194I, और टीडीएस डिडक्ट करेंगे एट द रेट ऑफ 10%। और अगर पिछले साल में आपकी टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा नहीं है, प्रोफेशन के केस में 50 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है, और आप जो रेंट की पेमेंट कर रहे हैं वो 50,000 रुपए से कम है, तो टीडीएस की बात नहीं होगी। हाँ, अगर 50,000 रुपए से ज्यादा की टीडीएस की रेंट की पेमेंट करते हैं तो आप सेक्शन 194IB के तहत 5% का टीडीएस डिडक्ट करेंगे। तो ये चार्ट आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले चेक करें जो रेंट की पेमेंट कर रहा है क्या वो एक इंडिविजुअल है या फिर एचयूएफ है। अगर इंडिविजुअल या एचयूएफ के अलावा और कोई व्यक्ति है, कोई कंपनी है, कोई पार्टनरशिप फर्म है, तो उस केस में सिर्फ सेक्शन 194I ही एप्लीकेबल होगा, सेक्शन 194IB एप्लीकेबल नहीं होगा। हाँ, अगर इंडिविजुअल एचयूएफ है तो अगेन हमें चेक करना होगा कि क्या वो कोई बिजनेस या प्रोफेशन रन करता है, और अगर बिजनेस या प्रोफेशन रन करता है तो इन दैट सिचुएशन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के अंदर अगर उसकी टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है, 50 लाख रुपए से ज्यादा है इन केस ऑफ प्रोफेशन, तो करंट ईयर में जो है 2,40,000 रुपए से ज्यादा का अगर रेंट पे करेगा तो 10% का टीडीएस डिडक्ट करेगा। और अगर जो है पिछले साल में टर्नओवर जो है 1 करोड़ रुपए से कम है, प्रोफेशनल रिसीट्स 50 लाख रुपए से कम है, तो करंट फाइनेंशियल ईयर में चेक करना है कि रेंट जो पे किया जा रहा है क्या वो 50,000 रुपए महीने से कम है, तो टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा, ना तो सेक्शन 194I एप्लीकेबल होगा, ना ही बी एप्लीकेबल होगा। और अगर 50,000 रुपए से ज्यादा की पेमेंट है तो सेक्शन 194IB एप्लीकेबल होगा। और स्पेशल प्रोसीजर के तहत चालान कम रिटर्न जो है उसके जरिए जो है टैक्स की पेमेंट करनी होगी, और उसी के बेस पर जो है गवर्नमेंट सामने वाले ओनर का जो फॉर्म 26AS है उसके अंदर जो है अपडेट करेगा। उसके बाद लास्ट हमारा सेक्शन बचता है सेक्शन 194IC, अगेन जो बात करता है स्पेसिफाइड एग्रीमेंट की। तो अगर आपको ध्यान हो, हमने एक कैपिटल गेन हेड के तहत एक जो है स्पेशल केस डिस्कस किया था, जहां पर स्पेसिफाइड एग्रीमेंट के तहत जो है कोई प्रॉपर्टी डेवलप करने के लिए दी जाती है डेवलपर को, और उसके लिए जो लैंड ओनर होता है वो
कोई अमाउंट पे करता है और साथ ही प्रॉपर्टी के अंदर कोई जो है पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी जो है उसको शेयर करता है, उसको ट्रांसफर करता है डेवलपर को। तो उस सिचुएशन में बताया गया कि अगर स्पेसिफाइड एग्रीमेंट के तहत कोई प्रॉपर्टी डेवलप की जा रही है और उस केस में जो है पेमेंट की जा रही है तो टीडीएस की लायबिलिटी कितनी होगी। तो यहां पर बताया गया, सबसे पहले हम केस को डिस्कस करते हैं। मिस्टर एक्स है, लैंड ओनर है, इन्होंने मिस्टर वाई को डेवलप करने के लिए एक लैंड दी। उस लैंड पर एक बिल्डिंग बनाई जाएगी 5 फ्लोर, और उसमें से 2 फ्लोर बिल्डिंग जो है मिस्टर एक्स के पास होंगे, 3 फ्लोर बिल्डिंग जो है वो मिस्टर वाई को ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। साथ ही एक 25 लाख रुपए की पेमेंट भी की जाएगी। तो चलिए अब इस केस में बताया गया, इस केस में क्या बताया गया कि नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 194IA, सेक्शन 194IA के अंदर हमने देखा था अगर 50 लाख रुपए से ज्यादा की प्रॉपर्टी को सेल परचेज किया जाता है तो सेक्शन 194IA के तहत टीडीएस डिडक्ट किया जाता है। लेकिन अगर स्पेसिफाइड एग्रीमेंट के तहत आप जो है सेल वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं तो आप सेक्शन 194IA के तहत कवर नहीं होंगे। तो इस केस में बताया गया एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग टू ए रेजिडेंट एनी सम बाय वे ऑफ कंसिडरेशन। तो अगर कोई भी व्यक्ति क्या करता है, कोई सम की पेमेंट करता है तो यहां पर पेमेंट की जा रही है मिस्टर वाई के द्वारा, नॉट बीइंग कंसिडरेशन इन काइंड। तो यहां पर क्या है, कंसिडरेशन क्या होना चाहिए, काइंड में नहीं होना चाहिए। अंडर द एग्रीमेंट रेफर्ड टू इन क्लोज सबसेक्शन 5A ऑफ सेक्शन 45, ये ऑलरेडी हम कैपिटल गेन हेड में डिस्कस कर चुके हैं। Shall at the time of credit of such sum to the account of the payee or at the time of payment thereof in cash or by issue of check, draft, any other mode whichever is earlier। तो मिस्टर एक्स को जो पेमेंट की जा रही है मिस्टर वाई के द्वारा, तो ऐसे में डिडक्ट किया जाएगा 10% का टीडीएस। तो यहां पर हमने देखा एग्रीमेंट क्या था, एग्रीमेंट ये था कि मिस्टर एक्स जो लैंड ओनर है वो अपनी लैंड देंगे मिस्टर वाई को डेवलप करने के लिए, और 2 फ्लोर जो है मिस्टर एक्स के रहेंगे, 3 फ्लोर मिस्टर वाई को ट्रांसफर किए जाएंगे। बदले में मिस्टर वाई क्या है 25 लाख रुपए की पेमेंट जो है वो मिस्टर एक्स को करेंगे। तो इस 25 लाख रुपए पर क्या किया जाएगा, टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा एट द रेट ऑफ 10%। अगेन ये एक स्पेशल जो है क्लोज है, इसके लिए आपको स्पेशल जो है प्रोसेस फॉलो करनी होगी। चालान कम रिटर्न फाइल करना होगा मिस्टर वाई के द्वारा, और चालान कम रिटर्न के जरिए वो टीडीएस की पेमेंट करेंगे, और गवर्नमेंट जो है उसके बेसिस पर मिस्टर एक्स जो है जिसको पेमेंट दी गई है, जो रेसिपिएंट है, उसके फॉर्म 26AS में अपडेट करेगी। तो ये बेसिकली सभी सेक्शन थे जिनके तहत टीडीएस डिडक्ट किया जाता है। तो अगर कोई कंपनी, कोई पार्टनरशिप फर्म, कोई इंडिविजुअल, कोई एचयूएफ, कोई प्रोप्राइटरशिप फर्म इनके तहत टीडीएस डिडक्ट करती है तो वो क्या करेगी, टीडीएस की रिटर्न फाइल करेगी। टीडीएस की पेमेंट करने के लिए हमने देखा 2 तरीके बताए गए, चालान नंबर 281, और अगर कोई स्पेशल प्रोसीजर है तो ऐसे में चालान कम रिटर्न जो है के जरिए जो है टीडीएस की पेमेंट की जाएगी। वो हम प्रैक्टिकल वर्कशॉप में डिटेल में कवर करेंगे, कौन सा फॉर्म यूज किया जाएगा, कैसे पेमेंट की जाएगी। और अगर मैं बात करूं नॉर्मल केस के अंदर चालान 281 के जरिए पेमेंट की जाएगी, और उसके बाद क्या किया जाएगा, टीडीएस की रिटर्न फाइल की जाएगी। टीडीएस की रिटर्न देखा, अगर सैलरी पर टीडीएस डिडक्ट किया गया है तो फॉर्म 24Q फाइल होगा, अदर देन सैलरी के केस में फॉर्म 26Q फाइल होगा। अगर नॉन रेजिडेंट के केस में टीडीएस डिडक्ट किया गया है तो फॉर्म 27Q फाइल होगा। और स्पेशल प्रोसीजर है तो रिटर्न फाइल करने की जरूरत ही नहीं है, जो चालान कम रिटर्न है वो अपने आप में ही रिटर्न होगी, उसी के बेस पर गवर्नमेंट जो है सामने वाले व्यक्ति के फॉर्म 26AS में डिटेल को अपडेट्स करेगी। तो ये था बेसिकली सारा लीगल प्रोविजंस जो दिए गए रिगार्डिंग टीडीएस।